नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम पूना की रहने वाली एक बहन है, वर्किंग लेडी हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन बहन की ये कहानी है, ये अपने ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि दोस्तों, कई बार तो जो बहनें अपने ससुराल वालों के साथ जिनके कड़े कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मारपीट और पता नहीं गाली गलौज, ये सब कुछ तो इनको नहीं झेलना पड़ रहा। लेकिन इनके हर एक इंटरेक्शन में जो इनके ससुराल वालों के साथ होता है, उसके अंदर ससुराल वालों का लालच इनको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और कह रहे हैं कि उनके इस लालची व्यवहार से मैं अब जो है ना थोड़ा ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। और उस लालच के चलते कह रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि मुझे बहुत बहुत हर्ट करती हैं। ये बहन, इनके विवाह को लगभग 6-7 वर्ष हो चुके हैं, हमेशा से ये वर्किंग हैं। और ये कहते हैं कि जब मेरा विवाह होकर के मैं आई तो मेरी 2 नंदे हैं, और कह रही मैं उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह खरीदती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी उनके लिए, कभी कुछ ले आऊँ, कभी कुछ ले आऊँ, कभी सूट ले आऊँ, कभी कुछ और चीज़ ले आऊँ। तो कह रहे मेरी सास इस चीज़ के अंदर बहुत खुश होती थी। लेकिन फिर ये कहती हैं कि मेरी एक ननंद ने जॉब करनी स्टार्ट करी, और जब उसने जॉब करनी स्टार्ट करी तो उसने भी रिटर्न में मेरे लिए गिफ्ट्स वगैरह लाने शुरू कर दिए कि भाई भाभी हमारे इतना करती है, मैं भी करती हूँ। लेकिन ये कहती हैं कि मेरी ननंद मेरे लिए 1 या 2 बार ही गिफ्ट लाई थी, और वो भी कह रही कुछ छोटा मोटा 100-150 रुपये की चीज़ लाई। और मेरी सास ने ये बोला कि हमारे तो पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं भैया गिफ्टों के चक्कर के अंदर। तो ये कहते हैं कि भाई लेते टाइम गिफ्ट के अंदर पैसे बर्बाद नहीं होते, लेकिन अगर देना पड़ता है तो उसके अंदर पैसे बर्बाद होते हैं। तो कह रहे हैं मुझे ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट करी। फिर ये कहती हैं कि जब मेरा विवाह होकर के आई थी मैं, तो ये कहती हैं कि भाई तब हम लोग जो है सब लोग साथ में रहते थे। लेकिन 2 वर्ष बाद इनके जो हस्बैंड हैं उनका जॉब पुणे में लग गया, तो पुणे शिफ्ट होना पड़ा। और ये लोग सब यूपी के रहने वाले हैं। तो कह रहे मैं भी पुणे अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई, भी जॉब वहाँ लग गई थी। तो अब ये कहते हैं कि भाई जैसे हम वहाँ गए ना, तो मेरे दहेज के अंदर जो भी सामान आया था, मेरी सास एकदम से जैसे वो सांप कुंडली मार के नहीं बैठ जाता ऊपर की, भाई इसको संदूक को छूना नहीं, बिल्कुल भी डस लूंगा वरना। तो कह रहे वैसे उन्होंने किया। कह रहे मेरे स्कूटी आई, मेरा टीवी आया था, एसी आया था, फ्रिज आया था, और बेड आया था, बेड की बेडशीट्स आई थी, है ना। तो कह रहे कि मेरी सासू माँ ने मेरी ज्वेलरी आई थी, कह रहे मुझे एक भी चीज़ उस घर से लेकर के नहीं जाने दी। कह रहे चलो टीवी है, एसी है, फ्रिज है, तो लगी हुई चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अपनी जब ज्वेलरी भी बोली कि मेरी ज्वेलरी मुझे दे दो, तो कह रही सास ने ये बोल करके टाल दिया कि तू क्या करेगी ज्वेलरी का, वहाँ जाकर घुमा देगी, चोरी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। फिर ये कह रही कि कोई बात नहीं, अच्छा मुझे वहाँ पे सब कुछ नया लेना पड़ेगा। मेरी बेडशीट्स रखी हैं 15-20, है ना, महंगी वाली, पापा ने दी होंगी दहेज में। तो कह रही सास ने कहा कि ये अभी नहीं निकालनी है, आप ये पुरानी वाली ले जाओ। तो कह रहे कि पुरानी वाली बेडशीट जो है मुझे यूज़ करने पे एक प्रकार से जैसे मजबूर किया गया। तो कह रहे मुझे बड़ा बुरा लगा। कह रहे हालांकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमने आकर के नहीं खरीद ली, लेकिन कहते हैं कि जैसे सास की ना नज़र सी है उन चीज़ों पे कि जो चीज़ आई है यहाँ से ना जाए, हमारे घर से कुछ ना जाए। तो कह रही ऐसे। और कहते कि पता नहीं क्या उन्होंने, कह रहे मेरे नंदों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी मुझसे, कह रहे लेकिन मेरी सास ने पिन कर करके मेरी नंदों का व्यवहार अब ऐसा कर दिया है कि अगर मैं किसी फैमिली फंक्शन के अंदर जाती हूँ तो मुझे नमस्ते बुलाना तो दूर की बात है, लेकिन मेरी ननंद जो है वो अपना मुंह फेर लेती है मुझसे। कह रहे जब वो मुझसे अपना मुंह फेरती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं जो उनसे काफ़ी प्यार करती थी। फिर ये कहते हैं कि जो मेरी सास है, मेरी सास से भी ज़्यादा दिक्कत मुझसे मेरी सास की माँ को है, मतलब इनके पति की नानी जी को। कह रहे उसको तो पता नहीं, वो मुझे देखते ही ट्रिगर हो जाती है। वो कह रहे कुछ भी बड़बड़ाने लगे। कह रहे वो काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, कह रहे लेकिन वो ना जैसे मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहती हैं, मुझे भरा बुरा सुनाना चाहती हैं। और जो कह रहे मेरे को जली कटी जो वो बोलती है ना, मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि उनके पास ना शब्द कम पड़ गए हैं, लेकिन उनको याद आ जाए ना अगर चीज़ें, मतलब कि कैसे बातें बनाई जाती हैं। बहुत बूढ़ी हो गई हैं, 80-85 की हो गई हैं, तो कह रहे वो बना नहीं पाती हैं, लेकिन कह रहे अगर उनको आए ना तो पता नहीं क्या क्या बना दें और क्या क्या मेरे बारे में फैला दें। मेरी जो नानी सास है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे मुझे नापसंद करती है, मुझसे नफरत करती हैं। तो
अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जानना चाहते थे कि भी इनकी सास, इनकी ननंद, इनकी नानी सास, इन लोगों से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है। उसके अलावा एक बड़ी अजीब तरह का फोबिया है इनको। ये कहते हैं कि जब मैं घर में अकेली होती हूँ ना, तो मैं ना बार बार चेक करती हूँ कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद है कि नहीं। अब जैसे कई बार क्या होता है, 2 दरवाजे होते हैं, लकड़ी का होता है और जाली वाला होता है, तो कह रही मैं इंश्योर करूंगी कि दोनों दरवाजे प्रॉपरली बंद हैं, कुंडी भी लगी हुई है, उसमें चाबियां भी घूमी हुई, मतलब ताला भी लॉक्ड भी है। वो कह रहे मैं कई बार इस चीज को चेक करती हूँ, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं घर के अंदर इतना ये डरती सी क्यों हूं, बार बार दरवाजे बंद क्यों करती हूँ, मेरे साथ कोई बाधा वगैरह तो नहीं है। तो बस यही 2 चीजें हैं दोस्तों, जिनको लेकर के इन बहन ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से 3 अलग अलग पास्ट लाइफ्स इन्होंने देखी दोस्तों, और 3 पास्ट लाइफ से जो है इनको इनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब दोस्तों इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है अंजलि तिवारी -P1Z3B, ये इनका यूजर आईडी है यूट्यूब के ऊपर। और अंजलि बहन के अलावा कई सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है, जो कि पहले चैनल के मेंबर थे, फिर उनका मेंबरशिप छूट गया था, उन्होंने रीज्वाइन किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर पीएलआर का सेशन हर महीने एंड के अंदर हम कंडक्ट करते हैं, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारी ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमारी वीडियो है, इसके नीचे जो ज्वाइन का बटन आपको नजर आ रहा होगा उसको आप क्लिक कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके फिर आप भी जो चैनल के मेंबर हैं बन सकते हैं। दोस्तों हमारे जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट के अंदर हम हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल देंगे। जब भी ये लाइव में ग्रुप पीएलआर होने वाला होता है उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चैनल पे डल जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे भी हम डालते हैं, और जिन भी भाई बहनों के पास जो है चैनल की मेंबरशिप होती है, जैसे हम लाइव जाते हैं तो उनके पास लाइव का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उसका इस्तेमाल करके वो लाइव जा सकते हैं। अब हर महीने के एंड के लास्ट वीक के अंदर होता है, डेट फिक्स नहीं होती, लेकिन जिस भी दिन हमारा ये ग्रुप पीएलआर वाला लाइव होने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले हम वीडियो डाल करके अनाउंस कर देते हैं कि भैया 2 दिन बाद होने वाला है या 1 दिन बाद होने वाला है, तो सभी भाई बहनों को पता होता है कि किस दिन 8:30 बजे लाइव होगा, है ना। तो थोड़ा बस ध्यान रखना होता है, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आता है, बस आप क्लिक करो, आप यूट्यूब लाइव पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो जैसा कि हमने कहा, जो भी भाई बहन ये ग्रुप पीएलआर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी जो चैनल की मेंबरशिप है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वापस आते हैं जी ये इनके पास्ट लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले तो जी ये इन्होंने 3 अलग अलग पास्ट लाइफ देखी जैसे कि हमने बताया। तो जब पहली वाली पास्ट लाइफ के अंदर ये जाते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि भाई खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, बड़ा ही क्लीन वेदर है, छांव छांव सी फील हो रही है, तो शायद शाम का समय है। नीचे देखते हैं तो जमीन नजर आती है। ये कहते हैं कि मैं एक पुराने कच्चे घर के आसपास खड़ी हूं जिसके अंदर कमरे में झांकती हूं तो कहती हैं कि एक औरत नीचे जमीन पर चूल्हे पर बैठ करके खाना पका रही है। उस महिला की तरफ ये ध्यान से देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो खाना बना रही है ना, वो महिला लगभग 50-51 वर्ष की कोई महिला है, जिन्होंने कोई जैकेट सी पहनी हुई है और नीचे एक बहुत लंबी स्कर्ट पहनी हुई है और बड़ा उनका सांवला सा रंग है। और ये खुद को देखती हैं तो कहती है मैं भी एक कन्या हूं, लेकिन मैं लगभग 20-22 वर्ष की हूं। मैंने ऊपर पर्पल शर्ट और नीचे लंबी सी लाल रंग की एक स्कर्ट पहनी हुई है। देखने में जैसे हमारे जो असम की तरफ जो भाई बहन होते हैं जैसे उनका पहरावा होता है वैसा इनको कहने मेरे को फीलिंग सी आ रही है कि भाई शायद मैं असमीज हूं, हम लोग असमीज हैं, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। तो ये जैसे उनके सामने खड़ी होती है तो हमने कहा कि आपका नाम क्या है, तो इनको ऐसा फील होता है कि जो महिला चूल्हे पर बैठ कर खाना पका रही हैं उन्होंने इनकी तरफ देखा और उनको कहा सरोज, तो कहती मुझे फील आती है मेरा नाम सरोज है।
उनके अलावा और कौन है? तो कह रही कि चूल्हे के पास दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए मुझे नजर आते हैं। एक लड़का नजर आता है लगभग 7 साल का, जिसका नाम पूर्व के जन्म में मिट्ठू है, और एक लड़की है 8 साल की, जिसका पूर्व के जन्म के नाम गुड़िया है। और ये तीनों लोग जो वहां पर बैठे हैं ये कह रहे हैं कि मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। तो हम पूछते किस बात से नाराज है, उनसे पूछो। तो नाराज इस चीज से हैं, ये कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बाप है ना वो हमारे को छोड़ करके चला गया है। तो हमने कहा कि भाई तुम्हारा बाप छोड़ करके चला गया है, कहानी समझ में नहीं आ रही, तो मतलब इनका क्या लगता था? तो बच्चे कहते हैं हमारा भी बाप लगता था। तो अगर तुम्हारा भी बाप है, मेरा भी बाप है, तो हम सबका बाप छोड़ करके चला गया, ऐसे बोलो ना। तो कहते नहीं तेरा बाप छोड़ करके चला गया हमारे को। तो कहानी थोड़ी समझ में नहीं आ रही होती है। तो जो महिला होती है तो हम कहते हैं कि उनको बोलो कि भाई माँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, क्योंकि माँ टाइप लग रही थी। तो वो कहती मैं तेरी माँ नहीं हूं। माँ नहीं है तो कौन है भाई? तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी हूं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब यहां पर जो दृश्य नजर आ रहा था उसमें क्लियर हो जाता है कि जो महिला वहां बैठी हैं वो इनकी सौतेली मां है, और जो बाकी के दोनों बच्चे हैं वो सौतेली मां से इनके सौतेले भाई बहन हैं। फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ था। तो सौतेली मां बताती है कि तुम्हारी मां तो जब तुम छोटी थी 7-8 साल की तब उसकी मौत हो गई थी, और फिर तुम्हारा जो पिता है वो मुझे शादी करके ले आया है ना, ये 2 बच्चे पैदा हुए, कह रहे 2 बच्चे पैदा किए, और उसके बाद उसने जिम्मेवारी नहीं उठाई, पता नहीं कहां चला गया है वो, अब हमारे को अकेला छोड़ दिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भी गुजर बसर कैसे होता है। तो ऐसा सीन देखते हैं कि जो सौतेली माँ है वो लकड़ियां उठा करके अपने सर पे उठा करके लाती है और उससे कुछ गुजारा वगैरह करती है। तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई आप नहीं करते भाई, ये जो भाई आप कुछ करते हो? तो इनको ऐसा नजर आता है कि जो गांव है ना, गांव के अंदर ये कहते हैं कि भाई एक ना मुझे खाट सी नजर आ रही है जिस पर मैं बैठी हूं, और बैठ करके मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूं। तो कह रहे थोड़ा मैं पढ़ाने पढ़ूने में थोड़ी ठीक लग रही हूं। तो कह रहे मैं पढ़ाती हूं और उससे जो है हमारा कुछ खर्चा वर्चा, कह रहे मैं भी अपना, कह रहे बहुत नहीं कमाती, मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हूं, बाकी माँ लकड़ियां काटती हैं और उससे खर्चा चलता है। और फिर इनको हम कहते हैं भी आगे देखो फिर क्या है अभी दिक्कत, मतलब कैसा रिश्ता है क्या है। तो आगे देख करके, अच्छा दोस्तों आगे क्या होता है उससे पहले हम बता देते हैं, इन कैरेक्टर्स को ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे क्या होता है पूर्व के जीवन के अंदर और अभी के जीवन में, देखो शक्लें तो अलग होती हैं लेकिन एक टेक्निक होती है, जो आंखें होती है ना, आंखें ना आत्मा का दर्पण होती है। आंख में देखने से पता लग जाता है कि ये अभी के जीवन में कोई है क्या। तो इनकी जो मां है सौतेली मां, उनको ये अपने इस जीवन की जो नानी सास है उनके रूप में देखती है। वो नानी सास जो बहुत ज्यादा चिढ़ती है और नफरत करती है ना इनसे, पिछले जन्म में इनकी सौतेली मां थी। अब सौतेली मां होना, जिनका पति छोड़ करके चला गया था, उतना ही बहुत है मन में घृणा का भाव होने के लिए वैसे, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनको जन्म नहीं दिया था और इनकी जिम्मेवारी उनको उठानी पड़ गई थी। तो इंसान क्या कुड़ता रहता है ना, हालांकि किसी कारण से उठानी पड़ती है जिम्मेवारी, लेकिन लोग ऐसे सोचते थोड़ी हैं। तो भाई फिर ये जो है पता लग गया कि भाई सौतेली मां थी, और जो 2 सौतेले भाई बहन थे उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की जो दोनों ननंद हैं उनके रूप में देखा। फिर इनको ऐसा दिखाई देता है कि गांव के अंदर ना एक लड़का है जो कि इनको बहुत पसंद करता है, और वो लड़का आकर के जो है इनके सौतेली माँ से मिल रहा है। ये बाहर से कहीं से आती हैं तो ये देखती हैं कि सौतेली माँ के पास बैठा हुआ है, घर पे खाना खा रहा है, और कह रही मेरी सौतेली माँ को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो कह रही है तू उससे शादी कर ले। और ये कहती है कि मुझे उससे शादी करनी नहीं है। कह रही मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत कन्विंस कर रही है कि लड़का ठीक है, ये घर पे आया है और ये कह रहा है कि भाई तुम्हें पसंद करता है तो तुम शादी कर लो। तो कह रहे वो एक प्रकार से ना मुझे जबरदस्ती लेकर के जा रहा है और मैं बहुत ज्यादा प्रतिकार कर रही हूं, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फ्यूचर के अंदर उसने ऐसे बार बार प्रयास करके ना फोर्सफुली मुझसे शादी कर ली है। अब इनसे हम पूछते हैं कि जिसने फोर्सफुली शादी कर ली कौन है। तो ये बताती हैं कि इनके स्कूल टाइम के अंदर एक लड़का इनको बहुत ज्यादा पसंद करता था, इनके बहुत पीछे पड़ा हुआ था,
तो बात आगे नहीं बढ़ी, कभी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसका। लेकिन 4-5 साल वो इनके स्कूल के अंदर था और 4-5 साल जो है वो इसको अप्रोच करता रहा था। तो उसी लड़के को ये देखती हैं कि पूर्व के जीवन में जबरदस्ती उसने इनसे शादी कर ली थी। अब आज के ज़माने में भी कई बार लड़कियों पे प्रेशर डाल करके घर वाले जहाँ पे वो पसंद नहीं करती वहाँ करा देते हैं। तो ये तो कोई बहुत पुराना ज़माना था, तो लड़के ने ज़बरदस्ती कर ली थी। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने अपनी सौतेली माँ से, मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया इस चीज़ को लेकर के कि तेरी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति की हिम्मत हो गई जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी, उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली है। तो अब आगे पूछते हैं आगे क्या होता है। तो आगे ये देखते हैं कि जिस लड़के ने ज़बरदस्ती इनसे शादी करी थी उनके साथ तो इनका रिश्ता ठीक हो गया है, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर फिर भी इनकी और इनकी सौतेली माँ के बीच में खटास रही। और पहले भी सौतेली माँ थी, पहले रिश्ता कोई अच्छा नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई फिर एक प्रॉपर वो खटास सी आ गई। तो इतना ही दोस्तों इनको नज़र आता है। इनके डेथ सीन में लेकर के जाते हैं तो इनको दिखाई देता है कि मैं ओल्ड एज के अंदर नॉर्मली जो है बस वो कर रही, डेथ हो रही। अब दोस्तों कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं निकलता इसके अंदर। गाइड के पास भेजा जाता है, तो गाइड से पूछा जाता है महाराज ये क्यों दिखाया लाइफ, इसमें क्या है। तो गाइड ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे को, जो तुम्हारी नानी सास है उनके, और तुम वो इतना चिड़चिड़ क्यों करती है, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे को उसके बारे में बताना चाहता था, दिखाना चाहता था। और तुम्हारी जो नंदे हैं वो भी जो मुंह फेर लेती हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये तुम्हारे सौतेले भाई बहन रहे हैं। तो पिछले जन्म में जो सौतेले थे तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, सौतेला होने की जो एनर्जी होती है, जो एक डिसलाइकिंग होती है, कह रहे हैं वो चीज़ ये जो तीनों हैं कैरी कर रहे हैं। और पिछले जन्म में इनको बहुत कुछ करना पड़ा था, पति छोड़ गए थे और तुम उस पति की निशानी थे जो कि इनसे जो इनकी कोख से जन्म नहीं लिया था। तो कह रही इन्होंने जो तुम्हारे को रखा अपने साथ और ये कुछ उसका फ्रस्ट्रेशन है इनको, तो उसकी वजह से तुम्हारे को उतना पसंद नहीं करते हैं। तो कह रहे बस इतना ही दिखाना था। अच्छा, तो फिर महाराज से पूछते हैं कि पर भाई वो सास का तो पता ही नहीं लगा, भाई सास को इतना ये लालच क्यों है ना। तो सास से क्या कार्मिक अकाउंट है। तो गाइड ने कहा कि सास से जो कार्मिक अकाउंट है वो देखने के लिए आपको और एक पीछे के जीवन में जाना पड़ेगा, है ना। तो भी फिर और पीछे भेजा जाता है। तो एक फिर दूसरे जीवन के अंदर जब ये जाते हैं तो अब बताते हैं कि फिर जो दूसरा वाला पास्ट लाइफ देखा उसमें क्या है। उसके अंदर ये अपने आप को एक छोटे लड़के के रूप में देखते हैं जो कि 8 से 10 साल की आयु का है, लड़का है। ये कहते हैं कि एक घास वाला ग्राउंड है, नंगे पैर खड़ा हूं और दौड़ रहा हूं बस। जो लड़का है उसने शर्ट पहनी है और शॉर्ट्स पहने हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि 8-10 साल का है केवल। कह रहे हैं कि मैं खुद को देख रही हूं कि मैं बहुत बहुत केयर फ्री हूं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूं ग्राउंड में। कह रहे बहुत मजा आ रहा है। फिर ये कहते हैं कि मैं घूमते खेलते वापस अपने घर पहुंच जाता हूं। घर पहुंच जाता हूं तो जो घर पे माँ है वो मुझे गले से लगा लेती है और कहती कि मेरा रामू आ गया। और मतलब रामू इनका नाम होता है ना। और फिर वो कहते हैं कि भाई जो है आओ बेटा खाना खाओ। तो माँ जो है उसने बहुत खाना वाना प्रिपेयर किया हुआ है, फिर अपने हाथों से इनको खाना खिला रही है। बहुत ज़्यादा प्यार से माँ जो है इनसे बात कर रही है। और माँ की आंखों में ये देखते हैं तो इनके अभी के जीवन की जो माँ है वही ही इनको नज़र आती है। फिर इनको दृश्य दिखाई देता है कि इनके पिताजी हैं, पिताजी काम से आए हैं। पिताजी ने ग्रे कलर का कुर्ता पजामा सा पहना हुआ है। उनकी आंखों में देखते हैं तो इनको नजर आता है कि इनके इस जीवन के पिताजी ही हैं। तो फिर हम इनसे बोलते हैं कि भाई पिताजी से पूछो कि भाई क्या काम करते हैं, कैसे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि खेत में काम करते हैं बेटा। तो पूछा जाता है भी खेत किसके हैं। तो पिताजी कहते हैं कि पहले खेत हमारे हुआ करते थे, अब जमींदार के हैं। क्यों, जमींदार के कैसे हो गए खेत। तो पिताजी बताते हैं कि बेटा बहन की शादी करनी थी, तेरी एक बहन भी थी, तो उसके लिए खर्चा था, तो खर्चा चाहिए था, तो हमने जो जमींदार है उससे कर्जा ले लिया और फिर हम चुका नहीं पाए हैं, तो अब अपने ही खेत के अंदर मजदूर बन करके हम काम करते हैं बेटा। तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया। फिर ये देखते हैं कि इनके घर का ना माहौल बड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। एक आदमी है जो कि रोज पैसे मांगने आता है। तो कह रहे हैं उसको देख करके ना मैं बड़ा परेशान होता हूँ, वो रोज पैसे मांगने आता है।
जिस समय ये लगभग 10 वर्ष के हैं, उस समय वो जो व्यक्ति है लगभग 30-32 वर्ष की आयु का है, जो पैसे मांगने के लिए आता है और बहुत घर में इंसल्ट वगैरह करता है। इनको फिर ऐसा नजर आता है कि थोड़ा समय बीत गया है और थोड़े समय के बाद ये जो हैं ये थोड़े बड़े हो गए हैं, ये खुद को 15-16 वर्ष की आयु का देखते हैं और ये ऐसा देखते हैं कि ये उसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं जो कि हर थोड़े दिन में घर पे आके हंगामा करता है, पैसा मांगता है। तो ये कहते हैं कि मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उसको बोला है कि देखो मैं ना बड़ा हो गया हूँ, बस मैं थोड़ी सी पढ़ाई और कर लूँ, मैं आपका पैसा चुका दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बार बार आप ऐसा करके तंग मत कीजिए, मेरे पिताजी जो हैं वो सक्षम नहीं है, मैं आपका पैसा उतार दूंगा। तो ये कहते हैं कि जो जमींदार है वो मुझे ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि मैं ना बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा समझदार सा लड़का हूं। तो जमींदार कह रहे कि ठीक है मैं तंग नहीं करने आऊंगा, ठीक है तुम दे देना, तुम बोल रहे हो ना तो दे देना। और ये कहते हैं कि वो जो जमींदार है उस जमींदार का बेटा मेरा दोस्त है और ये कहते हैं कि बहुत ही गहरा दोस्त है मेरा। और ये ऐसा देखते हैं कि भाई थोड़े ही समय के अंदर जो है इनकी पढ़ाई वढ़ाई काफ़ी इन्होंने कर ली है और ये जो है आगे लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ जॉब वगैरह भी करते हैं, शायद सरकारी स्कूल के टीचर हैं, पूर्व के जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने लग गए हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं ही हूँ और मेरी बड़ी इज्जत है। और इनको ऐसा दिखाई देता है कि लगभग 90% जो लोन था वो इन्होंने चुका दिया। ठीक है, अब जो 90% चुकाया है तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि वो जो जमींदार है ना वो इनको पसंद भी बहुत करता है, लेकिन उसको अपने थोड़ा पैसों का लालच भी है क्योंकि उसका काम यही है कि भी पैसे आए। अब ये कहते हैं कि 90% मैंने चुका दिया है और जो जमींदार का लड़का है उसने बोला कि बस भाई और चुकाने की जरूरत नहीं है रामू, ठीक है आ गए यार आ गए। तो ये कहते हैं कि हमने कहा कि भाई 90% दे दिए, कहाँ से दे दिए और ये आगे क्यों बोल रहा है। तो कह रहे हैं क्योंकि जो जमींदार का बेटा है ना वो मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई में भी मैंने काफ़ी हेल्प करी है, तो वो मुझे बहुत पसंद करता है, उसकी आंखों में मुझे दिखता है कि वो ना मुझे एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा लाइक करता है मुझे। तो कह रहे हैं उसने कहा कि 90% है, बस ठीक है आ गया यार कोई बात नहीं, और ब्याज व्याज जो है छोड़ उसको हैं। तो ये है। तो फिर यहाँ पे हम इनसे पूछते हैं कि जो ज़मींदार है क्या ज़मींदार भी ओके है इस चीज़ से। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो ज़मींदार जो है ना वो मुझे पसंद तो बहुत करता है, वो उसने रख तो लिए हैं और वो पैसे भी नहीं मांगे उसने कभी जिंदगी में दोबारा, लेकिन जमींदार के मन में कसक है, उसके मन में फांस है। जमींदार को ऐसा लग रहा है कि उसके बेटे ने अपनी दोस्ती के चक्कर में उसका नुकसान करवा दिया। कौन सा मैं गरीब आदमी था, मेरे पास सरकारी नौकरी थी, सरकारी तनख्वाह आती थी, तो मैं दे सकता था बाकी के 10% भी, लेकिन तो कह रहे तो जमींदार को लगता है एक तो इतने टाइम के बाद पैसे आए, टुकड़ों में आए, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, बस मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। तो कह रहे जो जमींदार है उसके अंदर एक इच्छा सी रह गई है, वो मुझे कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि उसके बेटे ने बोल दिया कि कर्जा खत्म हो गया, और वो मुझे पसंद भी करता है, लेकिन उसके मन में इच्छा है कि भाई कुछ पैसा रह गया। अब दोस्तों यहां पे जो जमींदार है जब उसको ये देखते हैं तो इनको अपने इस जीवन की सास नजर आती है। जो जमींदार का बेटा है उसको जब ये देखते हैं तो इनको अपना पति नजर आता है, यानी पति पिछले जीवन का बेस्ट फ्रेंड है, पिछले या पिछले से पिछले जीवन का बेस्ट फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड पहले भी बहुत पसंद करता था और अब ये ऑपोजिट जेंडर में दोनों मिले तो भाई फिर उन्होंने जो है एक प्रकार से फिर उन्होंने इनसे विवाह कर लिया, है ना जी। तो ऐसे इनको नजर आता है। तो अब गाइड है, गाइड से पूछते हैं कि हे पुण्य आत्मा, मैंने तो इनका कर्जा उतार दिया था ना पिछले उसके अंदर, भाई देर सवेर से बापू का कर्जा था लेकिन मैंने उतार दिया था ना, तो फिर जो है ये मतलब ऐसा मेरी सास क्यों बिहेव करती हैं, क्यों इन्होंने मेरा सोना अपने पास रखा हुआ है और क्यों प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ इनके कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं ननंद और इनके बीच में लेकर के, ऐसा क्यों है। तो गाइड ने इनको बताया कि बच्चे ऐसा है कि आपके हिसाब से आपने कर्जा दे दिया और उसके बेटे के हिसाब से उसने कर्जा दे दिया, लेकिन उस जमींदार के हिसाब से आपने कर्जा नहीं दिया था, आपका 10% बकाया था। तो और वो पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था, तो वो सोचता था इस चीज के बारे में, तो उन्होंने कैसे ना कैसे वो पैसा तुमसे रिकवर करना ही था, तो बस इन लोगों ने वो पैसा रिकवर किया है। तो इसकी वजह से ये लोग जो है इस प्रकार से बिहेव करते हैं। ठीक है जी।
तो ये चीज़ फिर अब यहाँ पे सामने आ गई, और पति जो है वो बेस्ट फ्रेंड था, तो पति जो है इसलिए उसके साथ विवाह हो गया। तो ये सेकंड पास्ट लाइफ थी। अब तीसरी पास्ट लाइफ, एक और गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, भाई मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतना क्या मुझे नापसंद करते हैं भाई, हाँ जी, इतना क्या मुझे नापसंद करते हैं। तो गाइड ने कहा कि अभी और एक लाइफ है, एक और लाइफ देख लो जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तुम्हें बिल्कुल क्यों नहीं पसंद करते। सबसे ज़्यादा नापसंद कौन करते हैं? इनकी नानी सास और उसके बाद उनकी सास। और जो ये फाइनल लाइफ है ना दोस्तों, मतलब जो ये दो लाइफ हैं, इन दोनों से और पीछे की लाइफ है ये, है ना। तो इसके अंदर वो शिक्षा है और इसके अंदर वो किया हुआ अपराध है इनके माध्यम से, जिसकी वजह से बुरा करने वाले या छोटी सोच वाले जो सोल्स होती हैं उनके साथ बार बार आना पड़ता है, और बार बार जो एक कुचक्र के अंदर ही फंस गई हैं उनके साथ, है ना। क्योंकि जैसे कभी जमींदार बन करके ज़मीन हड़प लेंगे, है ना, और उससे पहले तो और बुरा हाल था। लाइफ जो दूसरी लाइफ थी, गरीबी वाली जो लाइफ इन्होंने देखी, ये वाली जो जिसमें सौतेली बेटी थे, कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। तो ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? उसका मेन जो लाइफ है वो ये वाला लाइफ है। तो तीसरे वाले पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं तो इनको ऐसा नजर आता है कि इन्होंने सफेद रंग की एक फ्रॉक पहनी हुई है। कहते हैं एक सुंदर सा बहुत बड़ा घर है जिसमें ये कहते हैं कि मेरे 2 पर्सनल सर्वेंट्स हैं, और वो जो सर्वेंट्स हैं वो महिलाएं हैं और वो माँ बेटी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई माँ बेटी हैं, अच्छा कौन है, क्या है? तो उनको देखती हैं तो कहती हैं कि जो बड़ी वाली जो सर्वेंट है मैं उसको देखती हूँ तो मुझे मेरी नानी सास नज़र आती है। जो दूसरी वाली सर्वेंट है जो कि उस जीवन में भी उसकी बेटी है, माँ बेटी दोनों इनके सर्वेंट्स हैं, उसको अपने सास के रूप में देखती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में उनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि शायद मैं प्रिंसेस हूँ कोई, या मैं प्रिंसेस की तरह पाली गई लड़की हूँ तो किसी बड़े घर की अमीर लड़की, ये बात तो है। तो ये ऐसा देखते हैं कि जो मेरे नौकर है ना, मैं उनको पीठ दिखा करके बात करती हूँ, मतलब मैं उनके मुंह पे भी ऐसे बात नहीं करती। कह रहे मैं घूम गई हूँ और घूम करके मैं उनको कह रही हूँ जाओ मेरे लिए खाना बना करके लाओ, जाओ ये कर दो, अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है। तो कह रही मैं ऐसे बात करती हूँ। तो हमने इनसे पूछा जब ये ट्रांस में थी कि भाई आप ऐसे बात क्यों करते थे? तो कह रही मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस अपने जोन के अंदर हूं और मैं राजकुमारी हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकती हूं, मैं इनको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये तो मेरे बात करने का तरीका है। तो दोस्तों इनको ऐसा नजर आता है कि वो जो दोनों काम वाली हैं ना, वो पूरे टाइम ये सोचती रहती हैं कि इसको मारना कैसे है। ये इतना मिसबिहेव करती हैं उनके साथ। अब मिसबिहेवियर के अंदर ये कोई उनके साथ गाली गलौज नहीं कर रही है, कोई उनके साथ मारपीट नहीं कर रही है, लेकिन उनको आदेश देने का जो इनका तरीका है कि ए इधर आ, तेरे को मैंने क्या बोला था, कैसे बोला था, ये काम करने का, अभी उधर जा, उधर जाकर ये काम करो, चलो, है ना। तो इस प्रकार का इन्होंने वो कहा कि इस प्रकार से मैं बात कर रही हूं। और इस जीवन के अंदर इनको ऐसा नजर आता है कि एक रात को ये अपने बिस्तर के अंदर सो रही होती हैं, वो दोनों काम वालियाँ चुपके से आती हैं और इनके बिस्तर के अंदर इनका सोते सोते में गला दबा देती हैं और गला दबा करके इनका मर्डर कर देती हैं। यानी इनकी नानी सास और इनकी सास जो इनको पसंद नहीं करते, इनके एक जीवन के अंदर इनका मर्डर तक कर चुकी हैं। अरे बाप रे बाप। तो फिर ये कहती हैं कि भाई वो ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरे खाने के अंदर जहर मिला दें, लेकिन कह रहे हैं कि उनको जो है ये पता था कि खाना वही देते हैं और अगर उन्होंने जहर मिलाया तो बात फैल जाएगी कि भाई उन्होंने ही मारा है, तो इसीलिए कह रहे हैं खाने में उन्होंने जहर नहीं दिया, उन्होंने सही मौका देखा। और जब उनको कुछ ऐसा था कि भाई मेरे आसपास सिक्योरिटी कम थी या कोई ऐसी बात थी, तो कह रहे चुपके से रात को दोनों आई हैं, गला दबाया, मार करके चली गई हैं, कभी पकड़ी नहीं गई वो। तो
चोक करके मार दिया। तो गाइड से फिर यहाँ पे पूछा गया कि भाई ये तो उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया, तो फिर भी ये इनके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, इनका तो मर्डर कर दिया ना, फिर उसके बाद अलग अलग लाइफ्स में इनके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। तो गाइड ने कहा कि बेटा वो तो बताएंगे बाद में, लेकिन आपको ये जीवन अभी फिलहाल इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ में आए, ये जो आप घर के दरवाजे बार बार बंद करते हो ना, बार बार चेक करते हो, है ना, कि भी प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं है। तो इनके गाइड ने कहा कि बच्चे तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी हवा का कोई साया नहीं है, तुम किसी भी प्रकार के प्रभाव में नहीं हो, तुम्हारा मर्डर हो गया था इस प्रकार से। मर्डर कैसे हो गया था? अपने कमरे का दरवाजा नहीं बंद किया, आपने चुपचाप खुला हुआ छोड़ दिया, है ना। कोई भी वो चुपके से आगे रात को दरवाजा बंद होता तो तोड़ना पड़ता, उनको पकड़े जाते। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो चुपके से आ गए तुम्हारे कमरे के अंदर, मर्डर करके चले गए। तो कह रहे तुम्हारे को उस चीज का डर बैठा हुआ है तुम्हारी आत्मा के अंदर, इसीलिए तुम अपने घर के अंदर बार बार इंश्योर करते हो कि मैं सेफ हूं या नहीं, क्योंकि तुम्हारे अपने घर के अंदर ही चुपके से रात को तुम्हारा मर्डर कर दिया गया था। तो ये कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे को डर लगता है, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो दोस्तों अब ये जो है ना, ये जो एक शिक्षा है, ये जो स्टोरी हमने आज आप सभी भाई बहनों के साथ शेयर करी, हमने कहा था जो शिक्षा बहुत अच्छी है इसके अंदर। देखो दोस्तों, हमने जितना कैजुअली ये बात बोल दी ना कि भाई ऐसे थोड़ा ये कहते थे कि उधर जाओ, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, है ना, ये बात ऐसी लगती कि यार ऐसा क्या कह दिया इसने कि इसका मर्डर ही कर दिया उन लोगों ने, और ऐसा क्या हो गया कि जन्म जन्मांतर तक वो इनसे नफरत कर रहे हैं, इनसे कुछ कुछ छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इनको लाइक नहीं कर रहे, ऐसा क्या हो गया? और उन्होंने तो मर्डर कर दिया था ना, उसके बाद भी क्यों डिसलाइक करते हैं, क्यों भी ऐसा करते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे मुंह फेर करके इन्होंने बात कर ली और इन्होंने बोल दिया। ये 2-4 लफ्जों में जब हम इस बात को बोल रहे हैं या थोड़े बहुत 2-3 स्टेटमेंट्स में बोल रहे हैं, तो इसकी ना ग्रेविटी उतनी समझ में नहीं आती। इस तरह से जब आप अपने घर में किसी काम करने वाले व्यक्ति के साथ काम करते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात आप करते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है आपके कंपैरिजन के अंदर, तो इस बात का एक्चुअली में मतलब ये होता है दोस्तों कि आप ना उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। अब इन्होंने कितनी बार कहा, हमने बाद में इनको समझाई भी ये वाली बात, लेकिन बहन यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं तो बस अपने जोन में थी। यही तो बात होती है, जब हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास पावर होती है, हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया यार, थोड़ा ऐसे ही तो बोल दिया मैंने, थोड़ा ऐसे ही बोल दिया। नहीं होता, आप दूसरे व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। देखो दोस्तों, अमीर होना, गरीब हो जाना, ये सब ना चलता रहता है। मनुष्य कितना ऊंचा है ये इस चीज से निर्धारित होता है। हमने ना आशुतोष राणा जी है ना, अभी रिसेंटली उनका एक हमने वीडियो क्लिप देखा था यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलो और उस व्यक्ति से मिल करके, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी कैसी वेशभूषा है, उसके पास आपको पैसा नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप व्यक्ति से मिलो और उससे मिल करके आपको ऐसा लगे ना कि यार मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मतलब व्यक्ति अगर आपके अंदर ये फीलिंग पैदा करे ना कि आप बहुत कुछ करने के लिए बने हो, आपको उनसे फील मिल करके खुद के अंदर ऊंचाई फील हो, तो समझ जाना कि बहुत ही ऊंचा आदमी है, बहुत ही ऊंचा व्यक्ति है वो। और अगर किसी व्यक्ति से मिलकर के आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत छोटा हूं, यानी सामने वाला व्यक्ति आपको छोटा फील कराए, तो आप समझ जाना कि वो ना कितना भी फ्लैशी, कितनी भी महंगी उसने घड़ी पहन रखी हो, कितनी भी महंगी बड़ी गाड़ी में वो घूमता हो, आप समझ जाना अगर व्यक्ति आपको छोटा फील करा रहा है ना, तो आप समझ जाना कि वो ना बहुत ही छोटा आदमी है ना। तो अपेरेंटली कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था इस केस के अंदर, है ना। अच्छा दोस्तों, तो ये ना देखो कैसे इस कुचक्र के अंदर फंसे, क्योंकि हमने तो एक बार बोल दिया कि ऐसे बात करती हैं। सोचो ये मालिक थी उनकी और वो दोनों, इनके पास नौकरानियां थी। जो नौकरानियां थी, एक नानी सास थी और एक सास थी, है ना, वो माँ बेटी नौकरानी इनके पास काम करते थे। सोचो, आप इसको एक दिन का इंसिडेंस मत समझो, इनकी तो आदत थी ना। सोचो वो 10 साल उन्होंने इनके पास काम किया और 10 साल तक एक छोटी सी बच्ची ने उनको ये जताया कि तुम कुछ नहीं हो, मेरे पैर की जूती हो, है ना।
दोस्तों गरीबी आती है ना इंसान को, तो गरीबी में क्या है, इंसान को ना खून का घूंट पीना पड़ जाता है, मजबूरी होती है बेचारे की, क्योंकि उसको पता होता है कि नौकरी हमारे पास नहीं होएगी तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे, बेचारों को लाले होते हैं। लेकिन ऐसे में जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ, तो ये एक प्रकार से उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना होता है, उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना होता है। यही तो सोच गलत है कि क्या कर लेगा, मैं बोल भी दूंगा तो कर क्या लेगा, इसकी औकात क्या है, अंदर से तो यही चल रहा है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि फिर ना औकात का क्या है तो बदलती रहती है, आज राजा हैं कल हम रंक हो जाएंगे, है ना भाई। अगर ऐसा काम करेंगे तो पक्का होना ही पड़ेगा, ग्रोथ वगैरह भी रुकती है क्योंकि बद्दुआएं बहुत मिली होती हैं, है ना। तो जीवन का क्या है, एक जीवन के अंदर आपके पास पावर है, अगले जीवन के अंदर चली जाएगी। जब अगले जीवन के अंदर चली जाएगी ना, तो लोग ऐसे रूप के अंदर आपके साथ आएंगे कि फिर वो चटनी बना देंगे, फिर वो आपको बुरा फील कराएंगे। अब जब हमारे को बुरा फील कराया जाता है ना, आज जब इनकी ननद ऐसे कर लेती हैं तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन सोचो ऐसे ही मुंह फेर करके कितने ऑर्डर दिए इन्होंने कि जाओ मेरे लिए बना करके ला, जा मेरे लिए वो बना करके ला। सोचो उसी सास को दिए ना ऑर्डर, जिस सास ने नंदों को भड़का दिया है, जिसकी वजह से नंदे ऐसे ट्रीट करती हैं। तो एक्चुअली में तो सास का बदला है ना, सास के साथ वो नौकरानी थी, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते थे, है ना। तो भले ही उन्होंने एक बारी के लिए मार दिया हो उस व्यक्ति को जो कि उनको रोज छोटा फील कराता था, लेकिन उनके अंदर की आग शांत नहीं हुई होगी, क्रोध रह गया होगा, फिर भी याद आता होगा, जिसके चलते और भी जन्मों के अंदर ये लोग जो हैं एक दूसरे के साथ फंसे रहे। अब दोस्तों मैसेज क्या है हमारे को जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। देखो हाथ जोड़ करके बिना अहंकार के सभी भाई बहनों के सामने बात हम रखना चाहते हैं, प्यारे भाई और बहनों। देखो हमने ना जब भी काम किया है ना हमारी ज़िंदगी में, 14 वर्ष की उम्र से हम काम कर रहे हैं, 17 वर्ष की उम्र में हमने जॉब्स करनी शुरू कर दी थी, 18 साल का होने से पहले। देखो हमारे साथ कुछ ऐसा है, हमारे साथ मनी लीकेज की प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, लेकिन हमने हमेशा बहुत पैसा कमाया है और बहुत तरक्की करी है। देखो हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक तरक्की का ना एक बहुत बड़ा कारण है, दो चीज़ें। एक तो ना क्योंकि हमारे पास पैसा वैसे भी रुकता नहीं है, एक तो ना हम ना जो जैसे पशु पक्षी होते हैं ना उनकी सेवा करते रहते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, और हम हमेशा ऐसे मानते हैं कि यार जो रोटी हम खाते हैं ना, पता नहीं किस जीव की, किस जंतु की हिस्से की रोटी, उसके किस्मत की रोटी हमारे पास आती है ना। वो भोलेनाथ है ना, जो बांटने वाले होते हैं ना, उनको ना वो फ्लो ऊपर से चला करके रखते हैं कि इस बच्चे के पास जाने दो, ये और 4-5 बच्चों के पेट भराई का काम कर देगा, है ना। तो हमने हमेशा हमेशा भोलेनाथ की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, हमारे साथ की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, जितना कमाते हैं, जितनी तरक्की करते हैं ना, हमेशा 5 to 10 टाइम्स मोर कमाया है और सक्सेसफुल रहे। एक तो ये कि खिलाने पिलाने में हमारे को बड़ा शौक है। दूसरा ये हमारे जब भी हमने कहीं पे काम किया है ना, वहाँ पर छोटे से छोटे पद का इंसान क्यों ना हो या बड़े से बड़े पद का इंसान क्यों ना हो, उनके साथ भाईचारा बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखा। जैसे हमारी एक कंपनी थी जो सबसे बड़ी कंपनी के अंदर हमने काम किया, आज तो उस कंपनी के अंदर 5-6 हज़ार लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे वहाँ पे ना 2,000-2,500 लोग काम करते थे। वहाँ पर उस कंपनी में हम ना सबसे ज़्यादा इज्जत पता है किसको देते थे। जैसे कंपनी में होते गार्ड्स होते हैं, तो आपके जो डोर होते हैं जहाँ पे आप अपना एक्सेस कार्ड लगाते हो वो खोलते हैं उसको, या वैसे मेन उस पर सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या हमारे को चाय पिलाने वाले, कॉफ़ी पिलाने वाला स्टाफ होता है, या क्लीनिंग का स्टाफ होता है। हम हमेशा कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो कि इकोनॉमिकली वीक हो, हमारे को पता है, तो हम ना हमेशा उनसे ना एक्स्ट्रा इज्जत से बात करते थे, है ना। तो जैसे कि जैसे गार्ड जी हैं, उनका नाम नहीं पता तो उनको गार्ड साहब बोलना, अरे गार्ड साहब खोल दो महाराज, अरे भाऊजी, अरे भाऊजी लगा दिया कार्ड, लगा दिया, खोल दो ना, ऐसे करना। जैसे जो एक स्टाफ है, पेंट्री स्टाफ है, उनके पास अगर गए तो जैसे किसी भाई का नाम ब्रिजेश नाम है, अरे ब्रिजेश भाऊजी एक कड़क सी चाय पिला दो, आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है हमारे को, है ना। भाऊजी 2 कुकीज़ मिल जाएंगी क्या, है ना। इस प्रकार से उसका काम है जबकि कुकीज़ देना, है ना। और मैं मान लो मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम में था, तो कि भाई उनको मैं अगर हम ऐसे नहीं भी बात करेंगे तो भी वो हमारे को देंगे। लेकिन देखो एक व्यक्ति है जो, हालांकि हमारे को ये बात ही बोलनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर चलो गरीब आदमी है,
गरीब आदमी को ना समाज में हर कोई धिक्कारता है कि पैसा नहीं है इसके पास, तो लोग, छोटे लोग क्या होते हैं, इनको दबाने की कोशिश करते हैं। अब हम भी वहां काम करते हैं, वो भी वहां काम करते हैं, वो बहुत छोटे पद पे हैं, हम उनको पैसा तो नहीं दे सकते, कोई करोड़पति तो है नहीं, अपना पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन इज्जत जरूर दे सकते हैं। इज्जत है ना, इज्जत पे हर किसी का अधिकार है। हमारे ना जीवन के अंदर, जैसे हम, आपको हमारी कहानियां वगैरह पता है, लड़ाई झगड़े वगैरह हमने बहुत किए हैं, या कुछ हमारे अंदर बुराइयां रही हैं, लेकिन ना पूरे लाइफ में हमारा ये रिकॉर्ड है, हमने आज तक कभी किसी को नेम कॉलिंग नहीं करी, किसी के रंग पे, किसी की जाति पे, किसी के धर्म पे, कोई कैसा दिखता है, कोई छोटा हाइट का है, बड़ी हाइट का है, कैसा रंग है, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी कमेंट करना हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हमारे कोई यार दोस्त कोई इस प्रकार का कोई जोक भी करते हैं, हम कभी उनके जोक्स के अंदर सम्मिलित नहीं होते, है ना। ये क्या है कि ना, इंसान अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, या मैं बड़ा हूं, उसके लिए ना दूसरे उससे कैसे छोटे हैं या उससे कैसे कम हैं, इसके कारण ढूंढता रहता है। ये चीज प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसा समझते हैं, इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान को बहुत छोटा बना देती है। जब हम दूसरे, जो हमारे, देखो कमी कमजोरियां ना सबके अंदर होती हैं, कुछ ना कुछ कमी कमजोरी हमारे अंदर भी होएगी। एक चीज अच्छी हो सकती है, वो भी भौतिक तौर पे हो सकता है वो चीज अच्छी हो, अंदर से उसकी कोई वैल्यू ना हो उस चीज की, है ना। कि हम जो हैं कि देखने में भाई लग रहा है, बट कमी कमजोरियां तो सबके अंदर है ना। तो जो दूसरों की कमियां देख करके कमियों को हाईलाइट करे, उनका मजाक उड़ाए, उसके अंदर ना कमी बढ़ती चली जाती है। आप देखना कई सारे लोग इस प्रकार की कॉमेडी करते हैं, जो कॉमेडी बॉडी शेमिंग और इन्हीं सब चीज़ों की शेमिंग से जुड़ी होती है। हमें इस प्रकार की कॉमेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हम ना, हम देखते हैं इस प्रकार की कॉमेडी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो हमारा मजाक या हमारी खुशी या हमारी तरक्की किसी भी दूसरे व्यक्ति के हमसे छोटा होने से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो हमें ऐसा लगता है कि जब हम दूसरे को छोटा देखते हैं तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के अंदर गुण देखते हैं और दूसरों के गुणों को उनको याद दिलाते हैं और उनको एहसास दिलाते हैं कि वो वैल्यू करते हैं ना, तो जब वो लोगों को हम वैल्यूड फील कराते हैं ना, स्पेशली उन लोगों को जिनको दूसरे लोग वैल्यू नहीं करते ना, उनको बहुत कीमत होती है इस चीज़ की, बहुत दुआएं मिलती हैं। हम ऐसा मानते हैं, दोबारा बोल रहे हैं, अहंकारवश नहीं बोल रहे वाली बात है ना, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो हमने अपने जीवन में हमेशा तरक्की करी है ना, गिरे भी है ना, तो भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। हमेशा रास्ता मिलता है मेरे को, हमेशा। हमें ऐसा लगता है कि जो हमने बस झुक करके प्रणाम किया ना जिन आत्माओं को, जिनको कुछ नहीं दे सकते थे लेकिन इज्जत दी ना, इज्जत, उनकी जो दुआएं हमारे को मिली है ना, वो दुआएं, उन दुआओं ने हमेशा हमारे को उठाया। तो ये जो आज की हमारी कहानी है, इसके अंदर देखने को ये बात हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ना बहुत छोटी लगती है कि यार थोड़ा बहुत मिसबिहेव तो करती थी, थोड़ा बहुत मिसबिहेव नहीं है। वर्षों तक एक ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली आपसे कमजोर थे, किसी कारणवश आपके सामने बोलते नहीं थे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। किसी को ऊपर ना उठा सको ना, तो उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, है ना। वो हो सकता है कि भी मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी के ग्रोथ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं या कुछ उसको एक्स्ट्रा दे दूं, है ना। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास क्या है, कुछ एक आत्मसम्मान, एक गरिमा होती है, कुछ मान सम्मान होता है उस इंसान का, है ना। लेकिन वही अपने पैसे के मद में चूर होकर के लोग वो छीनने लग जाते हैं उनसे। बहुत ही गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी आज इनके साथ हो रहा है, जो भी इनकी ग्रोथ वगैरह भी थोड़ी रुकी हुई है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इनके केस के अंदर कोई ईवल स्पिरिट कुछ नहीं आया। इनकी एनर्जी बिल्कुल क्लीन थी। बेंच इनको वाइट नजर आया, ठीक है। रेलिंग जो थी वो बिल्कुल स्मूथ नजर आई। जो डोर होता है पास लाइन में भेजने वो भी बिल्कुल क्लीन नजर आया। सब कुछ क्लीन था, एनर्जी वाइज सब कुछ क्लीन है आज की डेट में।
लेकिन दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? वही उससे, वो जो जन्म के अंदर जो वो होता ना, अपने आप को ज़्यादा वो समझ लिया था कि हम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और दूसरे हमारे सामने जो है कीड़े मकोड़े हैं, इनसे तो कैसे भी बात कर लो। ये जो किया गया उसके भार के तले ये बच्ची दबी हुई है, उसकी वजह से ये अपना जो जगह है परिवार के अंदर नहीं बना पा रही है। तो हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनसे हमारा अनुरोध ये है कि हम कुछ और दे सके या ना दे सके, हम ये कमिटमेंट करेंगे एक अपने आप के साथ, है ना। आज इस वीडियो से अगर आप कुछ टेक अवे लेना चाहते हैं, कमिटमेंट करेंगे कि हम किसी के रंग, किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी की हाइट, है ना, किसी के इन सब चीज़ों को लेकर के कभी किसी प्रकार के मजाक में ना तो हम मजाक करेंगे, ना सम्मिलित होंगे। अगर हम किसी की तरफ देखेंगे, किसी से कोई बात करेंगे, तो हमारी वाणी हमेशा दूसरों का स्वमान जगाने वाली होनी चाहिए, उनको गिराने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संकल्प के साथ हम जो है हम आगे जो है बढ़ेंगे हमारे जीवन के अंदर। ठीक है जी, तो यही इस का मैसेज था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि जो ये PLR की स्टोरी हमने आज डाली है हमारे चैनल पे, ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।